आज की वीडियो में हम माइक्रोबायोलॉजी को देखने वाले हैं, जो कि आपके जूलॉजी थर्ड पेपर का ही एक टॉपिक है। आसान सा टॉपिक है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आना बनता ही बनता है। इस टॉपिक से दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे आपका एक तो बैक्टीरिया हो गया और एक वायरस हो गया, और बैक्टीरिया से फैलने वाले रोग हो गए और वैसे ही वायरस से फैलने वाले रोग। बाकी बात की जाए तो वो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पूछ सकता है, ठीक है, वायरस का स्ट्रक्चर पूछ सकता है। तो ये सब कुछ उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उन सभी को हम आज की वीडियो में क्लियर करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी की। नाम से ही बहुत कुछ समझ में आ जा रहा है, इस नाम को बस तोड़िए, आपको बहुत कुछ ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। माइक्रो प्लस बायो प्लस लॉजी। माइक्रो मतलब क्या? बहुत छोटा, बहुत छोटा, तो स्मॉल कर लीजिए। बायो मतलब क्या हो गई? लाइफ। लाइफ मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ठीक है, यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म कर लीजिए। और आपका लॉजी मतलब स्टडी, स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टडी। बात क्लियर हो गई कि माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत हम बहुत ही स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। बस क्लियर। माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत हम बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। अब यही सब चीज़ आपकी हिंदी में लिखी हुई है। द ऑर्गेनिज्म हैविंग डायमीटर लेस देन 0.1 नैनोमीटर नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर बायोलॉजिकल स्टडी आर कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। वही चीज़ कही गई है कि जिस भी ऑर्गेनिज्म का डायमीटर 0.1 मिलीमीटर से भी कम होता है वो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव कहलाते हैं, और इन जीवों की बायोलॉजिकल स्टडी करना ही माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। यही सिंपल सी बात यहाँ पर लिखी गई है। इसी चीज़ को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, वायरस, आर्की, फंगी एंड प्रोटोजोआ। मैं एक दो और डेफिनेशन दे दूंगा, आप देखकर समझ जाइएगा, ठीक है। इसकी बात यहीं पर ख़त्म करते हैं और सुनिए। देखिए, फाउंडर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी यानी कि माइक्रोबायोलॉजी की जिसने स्थापना की हो, ठीक हो, तो इसका संस्थापक माना जाता है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को। किसे? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को 1676 में इसका फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी माना जाता है। क्यों माना जाता है? उसकी भी एक रीज़न है। उसकी रीज़न ये है कि इन्होंने ना अपने लिए एक प्रकार का माइक्रोस्कोपिक तैयार किया था, माफ़ कीजिएगा, एक सूक्ष्मदर्शी तैयार किया था। और उस सूक्ष्मदर्शी से जो पहली बार जो भी चीज़ उन्होंने देखी थी उसको उन्होंने एनिमल क्यूल नाम दिया था, ठीक है। क्या नाम दिया था? एनिमल क्यूल। उस टाइम पे एनिमल क्यूल किसको कहा जाता था? उस टाइम पे जो भी सूक्ष्म जीव हुआ करते थे, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुआ करते थे, उस टाइम पे उनको एनिमल क्यूल कहा जाता था। बाद में उन्हें पता चला कि जिसे उन्होंने एनिमल क्यूल नाम दिया था वो आपका बैक्टीरिया था। बात समझ गए? पूरा हिस्ट्री जान लीजिए। देखिए, आपके जो एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक है, इन्होंने अपने लिए एक प्रकार की नॉर्मल सी, लेकिन इतनी नहीं कि मतलब एक विशेष प्रकार की सूक्ष्मदर्शी का क्या कह सकते हैं, फॉर्मेशन किया, ठीक है। उस फॉर्मेशन के द्वारा, उस सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जो चीज़ पहली बार देखी गई वो उन्होंने उस चीज़ को एनिमल क्यूल नाम दिया। उस समय एनिमल क्यूल का मतलब था माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और जब उन्होंने बाद में जब इस चीज़ का बारे में और पता चला होगा, तब उन्हें समझ में आया कि जो उन्होंने पहली बार चीज़ देखी थी वो बैक्टीरिया था, ठीक है, बैक्टीरिया था। इतनी बात क्लियर। और सुनिए, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसको माना जाता है? तो सिंपल सी बात है कि माइक्रोबायोलॉजी का जनक या इसके पिताजी माने जाते हैं लुईस पास्चर, ठीक है। लुईस पास्चर को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी माना जाता है। और भी सुन लीजिए, अभी और थोड़ी चीज़ें, थोड़ा सा हिस्ट्री में और चले जाइए और सुनिए। बाद में जो ये लुई पास्चर थे और इनके साथ एक और साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने ये बताया कि ये जो बैक्टीरिया है ये रोगों को फैलाने का काम करते हैं। लेकिन इस चीज़ को बताया, अभी उसको थोड़ा सिद्ध नहीं कर पाए थे। फिर बाद में धीरे धीरे उसको अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू दिखाया होगा, सिद्ध किया होगा। इसके अलावा जो लुई पास्चर थे उन्होंने ये भी करके बताया कि ये जो आपके बैक्टीरिया हैं वो फर्मेंटेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं, यानी कि कीड़वन की जो प्रक्रिया होती है उसमें सूक्ष्म जीव, मतलब जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माफ़ करिएगा, वो उसमें हेल्प करते हैं। ये सब
करके उन्होंने दिखाया, क्योंकि जाहिर सी बात है जब तक आप एक्सपेरिमेंट के माध्यम से उन्हें दिखा नहीं देंगे तो पहली बार कोई आपकी बात तो ऐसे ही मान नहीं लेगा। तो उन्होंने ये सब चीज़ें बताई कि जो आपका फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है ना, तो उस प्रोसेस में कौन हेल्प करता है, यही आपके बैक्टीरिया ही हेल्प करते हैं। आई बात समझ? बस अब इससे ज़्यादा आपको डिटेल की ज़रूरत नहीं है, तो इसकी बात यहीं पर ख़त्म करते हैं। और सुनिए, इस बायोलॉजी की यानी कि जो माइक्रोबायोलॉजी है, इसकी बहुत सारी शाखाएं होती हैं। ज़रा सा उन शाखाओं के बारे में जान लीजिए, फिर हम बात करते हैं अगली चीज़ के बारे में। लिए एक चीज़ और जान लीजिए कि जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया सबसे पहले जो खोजा गया था वो था आपका माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम, ठीक है। और जो सबसे बड़ा बैक्टीरिया आज तक खोजा जा चुका है वो था आपका स्पाइरिलम वोलुटन्स, ठीक है, स्पाइरलन वोलुटन्स। और जो आपका स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है वो माइकोप्लाज्मा जेनिटेलम है, और जो आपका लॉन्गेस्ट बैक्टीरिया है वो स्पाइरिलम वोलुटन्स, ठीक है। ये आपके लिए नहीं, ये जिनके यहाँ ऑप्शनल में पेपर आता है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, ठीक है। आपके लिए तो हो ही नहीं सकता, जाहिर सी बात है, कोई आपसे फोर्स करके तो पूछेगा नहीं कि नहीं भैया हमको बताओ सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे लॉन्गेस्ट, ठीक है। तो आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ज्ञान के लिए बता दिया गया है, एडजस्ट करके रख लीजिएगा। अब बात करते हैं थोड़ा ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की, तो वो भी देख लीजिए। सिंपल सी बात है कि मतलब किस स्टडी को क्या कहते हैं, छोटी सी टॉपिक है, देख लीजिए। तो देखिए, बैक्टीरिया की स्टडी को बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, फंगी की स्टडी को माइकोलॉजी कहते हैं, प्रोटोजोआ की स्टडी को प्रोटोजोलॉजी कहते हैं, और जो आपकी एल्गी की स्टडी होती है उसको फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी कहते हैं। पैरासाइट की स्टडी करते हैं तो उसको पैरासाइटोलॉजी कहते हैं, और अगर इम्यून सिस्टम की स्टडी करते हैं तो उसे इम्यूनोलॉजी कहते हैं। वायरस की स्टडी करते हैं उससे वायरोलॉजी कहते हैं, और अगर नेमाटोड्स की स्टडी करते हैं तो उसे नेमेटोलॉजी कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? बिल्कुल हो गई होगी, इसमें खास मेरे को ऐसा जोर देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो यहीं पर इसकी बात ख़त्म करते हैं। हमें माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत दो टॉपिक पढ़नी है, एक बैक्टीरिया पढ़ना है, एक वायरस पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करते हैं बैक्टीरिया की, ठीक है। तो आइए अब थोड़ा बैक्टीरिया के बारे में जान लीजिए। आपको पता ही है कि बैक्टीरिया सबसे प्रिमिटिव है, जो भी आपको बता ही दिया कि जब सबसे पहले आपका क्या बना, वही जो सूक्ष्मदर्शी बना था, माइक्रोस्कोपिक बना था, एंटोनियो वॉन ल्यूएनहॉग के द्वारा सबसे पहले खुद के लिए स्वयं बनाए थे कि तनी अच्छा देखें, कुछ बना रहे होंगे, उनका मन रहा होगा कुछ बनाने का, तो बनाते बनाते बनाए होंगे कि कुछ ऐसा रहे कि छोटी छोटी चीज़ भी बड़ी करके हम देख सकें। इस मेंटालिटी के साथ वो बना रहे होंगे। तो उन्होंने जो बनाया था सूक्ष्मदर्शी, उस सूक्ष्मदर्शी के द्वारा सबसे पहले क्या देखा था उन्होंने? बैक्टीरिया को देखा था। इसीलिए ये मोस्ट प्रिमिटिव है, मतलब बहुत पुराना है, यूनिसेलुलर होता है यानी कि एक कोशिकीय होता है, नॉर्मल सी बात है, और आपका प्रोकैरियोटिक होता है, सिंपल सी बात है। और जो बैक्टीरिया है उसको दो तरीकों में कैटेगराइज किया जा सकता है। जो आपके पुराने बैक्टीरिया होते हैं, जो एंशिएंट बैक्टीरिया होते हैं, वो आर्ची बैक्टीरिया कहलाते हैं, और जो आपके मॉडर्न बैक्टीरिया होते हैं वो आपके यू बैक्टीरिया कहलाते हैं, ठीक है। EU उसी को ई साइलेंट है, यू बैक्टीरिया के नाम से कहते हैं, तो वो यू बैक्टीरिया कहलाते हैं। जैसे आपके ब्लू ग्रीन एल्गी टाइप्स हो गए, यही आपके कुछ एग्जाम्पल है, मैं डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। इन सब के ऊपर हम ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं कर सकते। जो बैक्टीरिया से पूछने लायक जो क्वेश्चन है वो क्या पूछता है? वो बैक्टीरिया से फैलने वाली डिजीज़ के बारे में पूछेगा, या तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पूछेगा, जो कि आपको पता ही है कि मतलब मार्फोलॉजी पूछ दे उसकी बनावट के बारे में, तो वो चीज़ों को बड़े अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना है, उन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। और इन बैक्टीरिया के अंदर एक टॉपिक और है जिसका नाम है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो पूछने वाली टॉपिक है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान लगाएंगे, यहाँ कहाँ टाइम लगा रहे हैं। बहुत डिटेल से तब पढ़ते हैं जब हम पेपर से बहुत पहले हो। अभी हम पेपर के बहुत करीब हैं। जितना हो सके काम से काम रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में ज़्यादा चीज़ें अरेंज करनी है, हमें सीखनी है, ठीक है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले देखते हैं कि कितने प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो साइज के आधार पे कितने तरीके के मेनली बैक्टीरिया होते हैं, थोड़ा उनको समझ लीजिए। अगर आपका बैक्टीरिया गोलाकार है, ठीक है, यानी कि राउंड शेप में है, गोलाकार शेप में है, सर्किल शेप में है,
तब वो क्या कहलाता है, तब वो आपका कॉक्सी बैक्टीरिया कहलाएगा। कौन सा बैक्टीरिया? कॉक्सी बैक्टीरिया कहलाएगा। अगर आपका जो बैक्टीरिया है वो गोलाकार शेप में है, सर्कुलर शेप में है, तब वो क्या कहलाएगा? कॉक्सी बैक्टीरिया कहलाएगा। इसी कॉक्सी को कोकस लिखा हुआ मिलता है, तो वो हैरान मत होइएगा, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। इसके अलावा सुनिए, अगर इनकी संख्या 1 हो, यानी कि ये सिंगल पाए जाते हो, गोलाकार शेप में हो, सिंगल पाए जाते हो, तब हम इन्हें मोनोकोकस कहते हैं, ठीक है। मोनोकोकस नॉर्मल सी बात हो गई। अगर ये 2 की संख्या में पाए जाते हो, ठीक है, यानी कि 2 हो, जोड़े में हो, तब ये डिप्लोकोकस बैक्टीरिया कहलाते हैं, ठीक है, ठीक, डिप्लोकोकस कहलाते हैं। अगर ये एक श्रृंखला में, एक चैन के रूप में पाए जाते हैं, एक ऐसे एक सीधी श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं, तब ये स्ट्रेप्टोकॉक्सी कहलाते हैं या स्ट्रेप्टोकोकस कहलाते हैं। और इसी का एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस फाइजीन्स, ठीक। और अगर ये बहुत ज़्यादा ग्रुप में पाते हैं, पूरे गुच्छे में पाए जाते हैं, पूरे बंच में पाए जाते हैं, तब ये स्टेफाइलोकोकस कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं? या स्टेफाइलोकॉक्सी कहलाते हैं, जो भी कह लीजिए, कोकस या कॉक्सी, जो भी आपके कह लीजिए। इसी का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ठीक है। सिंपल सी बात है, यही चीज़ है। अगर सिंगल पाए जाते हैं तब वो आपके मोनोकोकस, जब डबल पाए जाते हैं तो आपका डिप्लोकोकस, जब चैन के रूप में, एक श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं तब आपके वो स्ट्रेप्टोकोकस कहलाते हैं, और जब आपके बंच में यानी कि गुच्छे में पाए जाते हैं तब आपका ये कहलाता है, जो हमने लास्ट में पढ़ा। ने मालिक ने, हम देख रहा, हम बैठ के सब देख रहा, ये ना चलेगा, ये ना चलेगा, ये काहे लिए? लास्ट में क्या होता है? नाम बोलो, नाम पढ़ा नहीं जा रहा ना, सही बोलो, नाम पढ़ा नहीं जा रहा ना। चलो हम पढ़ देते हैं, हम देखो कितना सिंपली पढ़ के दिखाते हैं। देखो मालिक, कैसे बोलो? स्टेफाइलोकोकस, ठीक है, स्टेफाइलोकोकस, सिंपल सी बात है। और ये लिखा है ऑरियस। तो जो ना आया करे ना मालिक, हमसे पूछ लिया करो, घमंड मत खाया करो, ठीक है। ज़्यादा घमंड में चूर हो गए ना, बस हम एडिट करना बंद कर देंगे, मुँह बन जाएगा। तो साल फिर आ गया बाकी चिरकुंडा पागल कहीं का, रोज आता है परेशान करने। तो देखिए, तो यही चीज़ थी जो हमने लास्ट में आपने देखा था, वही चीज़ है, ठीक है। वहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर 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 आपके जो बैक्टीरिया है उसका शेप गोलाकार ना हो, उसका शेप सिलेंड्रिकल शेप में हो, यानी कि बेलनाकार हो, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में हम उसे क्या कहते हैं, पहले तो यही जानिए। तो अगर आपका बैक्टीरिया गोलाकार न हो के अगर वो बेलनाकार है, यानी कि सिलेंड्रिकल शेप में है, तब हम उसे बैसिलस कहते हैं, ठीक है, या बैसिली कहते हैं। जैसे वहाँ पे कॉक्सी या कॉकस कहते थे, वैसे ही यहाँ पे बैसिलस या बैसिली कहते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, कोई ऐसा डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है। इसको क्लियर करके अपने दिमाग में रख लीजिए। वही कंडीशन है, वही हाल है। अगर एक पाया जाता है, आपको पता ही कि रॉड शेप में या कह लीजिए सिलेंड्रिकल शेप में होता है। रॉड मतलब क्या? छड़ की आकार में, वही बात हो गई, बेलनाकार में हो गया, तो उस शेप में होता है। और अगर ये सिंगल पाए जाते हैं तब ये आपके मोनोबैसिलस कहलाते हैं। और अगर ये आपके 2 की संख्या में पाए जाते हैं तब ये आपके डिप्लोबैसिलस कहलाते हैं, ठीक है। 1 की संख्या में पाए जाते हैं तब ये मोनोबैसिलस, 2 की संख्या में पाए जाते हैं तब ये डिप्लोबैसिलस। और अगर चैन के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है, एक चैन, एक श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं, तब ये आपके स्ट्रेप्टोबैसिलस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्ट्रेप्टोबैसिलस कहलाते हैं। और अगर ये आपके मतलब कॉक्सी भी होते हैं और आपके बैसिलस भी होते हैं, इन दोनों का मिक्सचर होता है, तब ये आपके कॉक्सो मतलब कोको बैसिलस कहलाते हैं, माफ़ कीजिएगा। अगर ये आपके बैसिलस भी हो, यानी कि उस तरीके का भी शेप हो इनका, और इनका शेप कॉक्सी आकार का भी हो, यानी कि ये गोलाकार भी हो और बेलनाकार भी हो, अगर ये दोनों शेप का मिक्सचर पाया जाता है तब ये कोकोबैसिलस कहलाते हैं, ठीक है, कोकोबैसिलस कहलाते हैं। ऐसा वर्ड है कि थोड़ा मोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो जा रही है, ठीक है। वो जब 2-3 बार आप बोल लेंगे ना तो एक आदत हो जाएगी, तब आपका प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो जाएगा। तो क्या क्या था? सिंपल सी बात है, 1 पाया जाएगा तो मोनोबैसिलस, 2 पाया जाएगा तो डिप्लोबैसिलस, 3 पाया जाएगा तो स्ट्रेप्टोबैसिलस, और अगर आपका दोनों का मिक्सचर पाया जाएगा तो आपका कोकोबैसिलस। सिंपल सी बात है।
तीसरा, अगर आपका जो बैक्टीरिया है वो कॉमा के शेप में हो या आपके आधा चंद्रमा के शेप में हो, इस आकार में अगर आपका बैक्टीरिया पाया जाता है और उसके एक साइड में फ्लैजिलम बाहर निकला हुआ होता है, तो ऐसा बैक्टीरिया आपका विब्रो कहलाता है। क्या कहलाता है? विब्रो कहलाता है। ठीक है, तो यही सिंपल सी बात है। हर एक बैक्टीरिया का मैं एग्जांपल दे दूंगा, चिंता में मत आइएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक, और उसका शेप कुछ आपका इस प्रकार का होता है, आपको देख के ही लग रहा है कॉमा शेप में हो गया। ये आपका अर्धचंद्राकार या क्या कहते हैं, मतलब हाफ मून के जैसा है। तो ये दोनों शेप आपको देख के समझ में भी आ गया होगा। यही चीज़ मैंने आपको बताई है, वही चीज़ आपको सामने दिख रही है। टोटल क्लियर। अब बात करते हैं चौथे टाइप की। फोर्थ है आपका सर्पीला, यानी कि ये ना सांप की आकृति के जैसा होता है। मैं आपको फिगर के माध्यम से शो करने की कोशिश करूंगा। उस आकार में होता है, इसीलिए सर्पीलिया बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। तो इसके भी मैं कुछ एग्जांपल आपको दे दूंगा। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, बस ये इनके टाइप थे, वो आप जानते रहिए। ये सिंपल सी बात है। तो ये क्या था, ये इनके साइज़ के बेस पे, इनके शेप के बेस पे, इनके आकार के बेस पे इनको इस तरीके से क्लासिफाइड किया गया है। बात की जाए इनके भोजन के बेस पे, यानी कि इनके न्यूट्रिशन के बेस पे भी इनको क्लासिफाइड किया गया है। थोड़ा उसको भी देख लीजिए। तो क्या है कि आपके जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो अपना खाना स्वयं ही बना लेते हैं। ठीक है, स्वयं ही बना लेते हैं, यानी कि सिंपल सी बात है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। इस वजह से इस तरीके के बैक्टीरिया आपके ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अपना खाना सड़े गले पदार्थ के ऊपर से या कोई मरे हुए पदार्थ के ऊपर से आपका प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया आपके सेप्रोफाइट्स कहलाते हैं, यानी कि वही मृत जीवी आपके कहलाते हैं, वही सेप्रोफाइट्स, यानी कि ऐसे होते हैं, ऐसे जीव होते हैं। सेप्रोफाइट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अपना खाना सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। थर्ड क्या होता है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अपने खाने के लिए, अपने पोषण के लिए किसी दूसरे इंसान के शरीर के ऊपर रहते हैं। तो ऐसे क्या कहलाते हैं, ऐसे बैक्टीरिया आपके पैरासाइट कहलाते हैं। पैरासाइट मतलब क्या, जहाँ पे वो अपने खाने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, उसी के ऊपर रहता है, मतलब वो उसी के ऊपर होस्ट बन के अपना, मतलब कोई उसके लिए होस्ट चाहिए जहाँ पर ये रहकर अपना उसी से खाने को प्राप्त करता है। बात समझ गए? तो ऐसे बैक्टीरिया आपके पैरासाइट कहलाते हैं। तो इस तरीके से इनको न्यूट्रिशन के बेस पे भी क्लासिफाइड किया गया है। कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बताना मेरा काम था, मैंने बता दिया। और अगर इसके रेस्पिरेशन की प्रोसेस के भी थ्रू इसको क्लासिफाइड किया गया है, जैसे जो सांस में, मतलब जो आपके एरोबिक होते हैं और कुछ आपके एनएरोबिक होते हैं, वो भी क्या है, बस नॉलेज के लिए जान लीजिए। टेंशन में मत आइएगा कि कितना पार्ट बता रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसलिए बहुत क्लियरिटी से बता रहा कि किसके बेस पर बांटा गया है। साइज के बेस पर बांटा गया था, उनके न्यूट्रिशन यानी कि उनके खाने के बेस पर बांटा गया है, उनके रेस्पिरेशन के भी बेस पर बांटा गया है। तो रेस्पिरेशन वाला देख लीजिए। सिंपल सी बात है कि जिन भी बैक्टीरिया को अपनी ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है वो आपके एरोबिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। ऑक्सीजन की ज़रूरत जिनको पड़ती है, मतलब अपने जीने के लिए जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, वो क्या कहलाएंगे, वो आपके एरोबिक बैक्टीरिया कहलाएंगे। और जिनको अपने ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई ज़रूरत नहीं है ऑक्सीजन की, वो आपकी एनएरोबिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। यही सिंपल सी बात है, वो भी आप समझ गए होंगे। ऐसी खास कोई बात नहीं है जो आपको समझने में दिक्कत हो। ठीक है, और सुनिए, बात की जाए बैक्टीरिया के साइज़ की ना, तो वो 0.15 से लेके 15 माइक्रोन तक के लेंथ का माना जाता है। ठीक है, और जो उनकी एवरेज एक हाइट है, जो एक उनका एवरेज डायमीटर माना जाता है, वो 1.2 माइक्रोन माना जाता है। ठीक है, ये बात भी बहुत कॉमन सी है, आपको याद रखनी है, रख लीजिए। ये ऑप्शनल में भी पूछने लायक तो नहीं है क्वेश्चन। ऑप्शनल में वो क्वेश्चन पूछने लायक जो आपने पीछे पढ़ा कि किसके बेस पे क्लासिफाइड किया गया है और किसके क्या एग्जाम्पल हैं। जैसे ई कोलाई बैक्टीरिया आपके पहले वाले का एग्जाम्पल था, बैसिलस बैक्टीरिया का एग्जाम्पल था, वैसे ही ये एग्जाम्पल पूछ सकता है खासकर ऑप्शनल वाले लोगों के लिए।
तो ये नॉर्मल चीज़ें हमने देख ली। अब ज़रा सा मेन टॉपिक देखते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी कि इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसके स्ट्रक्चर की ज़रा सा बात कर लेते हैं इसमें। तो देखिए, कोई ख़ास बैक्टीरिया का ऐसा बहुत विशेष स्ट्रक्चर नहीं है, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, बनाना भी बहुत सिंपल है, कोई ऐसी कठिन चीज़ नहीं है। देखिए इसमें क्या होता है, जो सबसे बाहरी लेयर होती है, ठीक है, ये एक तरीके की एडिशनल लेयर होती है, एक एक्स्ट्रा लेयर समझिए, एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दी जाती है आपके बैक्टीरिया को। इसलिए ये आपकी एक सबसे जो बाहरी लेयर होती है वो कैप्सूल की लेयर होती है। ये क्या करती है, ये बैक्टीरिया को एक तरीके से एडिशनल सिक्योरिटी देती है, आपका एडिशनल प्रोटेक्शन का काम करती है, एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन का वर्क करती है। तो जो सबसे बाहरी लेयर होती है वो आपकी कैप्सूल कहलाती है। इसके जस्ट जो सेकंड जो आपकी लेयर होती है वो आपकी सेल वॉल की लेयर होती है। उसकी चिंता मत करिए कि आपकी कैप्सूल की लेयर किससे मिलकर बनी होती है, आपकी पॉलीसैकेराइड से मिलकर बनी होती है, वैसे आपकी सेल वॉल किससे मिलकर, वो सब बात की बात है। जब हम इसके बारे में, आपको इन सभी के बारे में डिटेल में पढ़ना है, तो जब हम उसके बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे तो समझ ही जाएंगे। अभी हम सिर्फ नॉर्मली फिगर के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो सबसे बाहरी लेयर है वो आपकी कैप्सूल कहलाती है। जो इसके जस्ट भीतर वाली लेयर है, जो आपकी सेकेंड वाली है, वो आपकी सेल वॉल होती है, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। और जो आपकी थर्ड वाली लेयर है वो आपकी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो आपकी सबसे आंतरिक है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर। आपको भी पता है कि जो आपका बैक्टीरिया है उसमें एक फ्लैजिलम होता है या फ्लैजिला होता है, उसी को फ्लैजिलम या फ्लैजिला कहते हैं। और वो फ्लैजिला आपका बसल बॉडी से या बसल ग्रैन्यूल से या काइनेटोप्लास्ट से या काइनेटोसोम से निकला रहता है, काफ़ी कुछ नाम है उसका, बसल बॉडी भी कहते हैं, बसल ग्रैन्यूल भी कहते हैं। तो वहाँ से ही आपका फ्लैजिला या फ्लैजिलम बाहर निकला रहता है, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है, बैक्टीरिया को लोकोमोशन में हेल्प करता है। इतनी बात क्लियर। इसके अलावा इसमें ये साइटोस्केलेटन पाए जाते हैं, न्यूक्लियोइड पाया जाता है, प्लाज्मिड पाया जाता है। आपको पता ही होगा, अभी हमने कुछ दिन पहले ही देखा था ई कोलाई बैक्टीरिया, वहाँ पे हमने जाना था कि एक्स्ट्रा, ठीक है, एक एक्स्ट्रा डीएनए या एक एक्स्ट्रा प्लाज्मिड पाया जाता है। वैसे ही ये जो इसका एक्स्ट्रा जो प्लाज्मिड वाला पार्ट है वो यही है, तो ये आपका एक्स्ट्रा प्लाज्मिड पाया जाता है। इसके अलावा आपका राइबोसोम पाया जाता है, फिम्ब्री पाया जाता है, इसके अलावा आपका पिली पाई जाती है। ये पिली क्या है वो आपको समझ में आएगा आगे चल के। और आपके मीसोसोम्स पाए जाते हैं। अब ये सब चीज़ों के बारे में जब आप अगली वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे ना, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। उस वीडियो में हम इसके स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी करेंगे, आसानी से समझ जाएंगे कौन सी क्या चीज़ है, किस काम के लिए बनी है, सब समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, टाटा बाय बाय। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और बहुत पसंद आएगी तो कमेंट कर लीजिएगा। वैसे आज की वीडियो बहुत पसंद करने लायक नहीं है, एवरेज बनी है, क्योंकि थोड़ा सा मैं परेशान हूँ ना, इस वजह से थोड़ा ध्यान भटक गया है। लेकिन ठीक है, आपको समझ में चीज़ें आ जाएंगी।